नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आपके सामने हमेशा की तरह हाजिर हूँ। बहुत बहुत पहले आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि लगभग हम लोग अब, हालांकि एक मार्क ही, एक नंबर ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों के प्यार से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। करीब 1 लाख के दरवाजे पे हैं और मुझे लगता है कि आज रात या कल जब मैं 9 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा, उससे पहले 1 लाख तक, क्राइम तक का जो परिवार है वो पहुंच जाएगा। और अभी सफ़र बहुत लंबा है, तो लेकिन ये एक नंबर है जो बढ़ रहा है। अच्छा लगता है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। हमेशा की तरह फिर यही कहूँगा, बहुत सारे आपके मेल भी आए, बहुत सारे सुझाव भी आए। संडे को लेकर बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए। एक मैं कल बताऊंगा, जाम्बिया से एक मेल आया था, उस मेल का मैं जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन वो मैं कल करूँगा। आज की जो कहानी है, बहुत सारे लोगों ने बाटला हाउस को लेकर लगातार कह रहे थे कि आप हमारी बात नहीं सुनते, आप बाटला हाउस के बारे में कुछ नहीं बताते। तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। और बाटला हाउस की कहानी इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि इसको लेके बहुत सारे सवाल उठे थे। सिर्फ सवाल एक क्राइम रिपोर्टर या पुलिस के बीच में नहीं, मीडिया के ज़रिए नहीं, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी। आ, तमाम जो पार्टियां थीं उस वक्त, उसको लेके सवाल उठाए गए थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इसके ऊपर बयान दिया था। और कुल मिला के बाटला हाउस इनकाउंटर को लेके कि ये फ़र्ज़ी है या असली है, इसमें साजिश थी, क्योंकि इसमें एक दिल्ली पुलिस के होनहार इंस्पेक्टर की भी मौत हुई थी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, स्पेशल सेल के। और मैं उनको करीब 15-16 साल से जानता था। उनके साथ बहुत सारी मैंने स्टोरी की थी, तो एक बहुत करीब से जानता था। तो वो भी मेरे लिए एक अफसोस की बात थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी इस पूरे बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर, इसी बाटला हाउस इनकाउंटर की वजह से मेरे जैसे करीब 10-15 क्राइम रिपोर्टर, इनकी एक बार जान खतरे में आ गई थी। और शायद मैं आज, ये बात 2010 की है, आज 18 चल रहा है, 8 साल हो गए, शायद मैं आज आपके सामने बैठा भी ना होता। अगर अगर इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ हुई कि ये नहीं हुआ, अगर टाइमर काम कर रहा होता और बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता, तो उस ब्लास्ट में दिल्ली में हम जैसे काम करने वाले करीब 8-10 क्राइम रिपोर्टर वो बचते नहीं। क्योंकि जिस कार के साथ हम लोग लगातार 1-1.5 घंटे तक खड़े हुए थे टेक लगाकर, उस कार के अंदर बॉम्ब था। और वो बॉम्ब एक टिफ़िन में रखा गया था और उसके अंदर टाइमर सेट था, लेकिन कुछ उसकी बैटरी या कुछ और वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुआ। बाद में फिर पुलिस ने रिकवर किया। तो ये मैं आगे आपको कहानी बताऊंगा ये क्यों और कैसे हुआ था, लेकिन ये इसी बाटला हाउस इनकाउंटर से जुड़ा हुआ मसला है। बाटला हाउस इनकाउंटर में इतना विवाद क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें, और क्या इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत को लेकर उठा था कि ये पुलिस के अंदर की राइवलरी की भी है, कि एक खेमा नहीं चाहता था और उसी ने गोली चला दी। तो ये सारे सवाल, सारी चीज़ें, सारी कहानी क्या थी सच, वो मैं कोशिश करूँगा आपको फैक्ट्स के साथ बताने की। ये जो बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, ये 19 सितंबर 2008 का इनकाउंटर है, मतलब 10 साल पहले। और इत्तेफाक से अभी हाल में 19 सितंबर को ये 10 साल पूरे हुए हैं, आज 28 है। 19 सितंबर 2008 से ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 अलग अलग जगह पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। 2 बॉम्ब कनॉट प्लेस में फटे थे, 2 जीके ग्रेटर कैलाश में एम ब्लॉक में, और एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह करोल बाग, गफ़ार मार्केट बहुत फेमस है करोल बाग, और उसका भी गफ़ार मार्केट, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ज़्यादातर बिकते हैं, फ़ोन वोन अनलॉक बहुत होता है वहाँ पे। तो अलग अलग 5 धमाके हुए थे। इसके अलावा 3 बॉम्ब और मिले थे जो डिफ्यूज़ कर दिए गए वक्त रहते, वो फटे नहीं। और इन 5 धमाकों में करीब 30 लोग मारे गए थे। और मैं उस दिन एक जगह, अच्छा ये सारे जो धमाके हुए थे ये करीब 50 मिनट के अंदर अंदर हुए थे। तो हम लोग एक जगह पहुंचते थे, तब तक कॉल आता था कि वहाँ भी धमाका हो गया है। तो उस दिन रिपोर्टर भी कम पड़ गए थे। कोई कनॉट प्लेस भाग रहा है, कोई जीके भाग रहा है, जीके में तो अलग अलग भाग रहा है, कोई गफ़ार मार्केट, तो कहीं और 3 बम मिलने की खबर, जिंदा बम फिर उसके पीछे। तो खैर ये चलता रहा। तो इस जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था 13 सितंबर 2008 को, उसमें करीब 30 लोग मारे गए थे। उससे पहले जुलाई में, और उससे पहले फिर मार्च अप्रैल, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, ऐसी कई जगह पे इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए। बेंगलोर,
वहाँ पे भी सीरियल ब्लास्ट हुआ। मैं बेंगलोर भी गया था तब उसको कवर करने। तो 5-6-7 जगहों पे ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए, सबके जो तरीका था वो एक जैसा था। और जो जांच शुरुआती हुई पाई गई, अहमदाबाद में भी हुआ था, तो उसमें यह था कि इसमें आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। तो जब ये गुजरात में जब ब्लास्ट हुआ अहमदाबाद में, तो वहाँ से अच्छा सारी अलग अलग स्टेट की एजेंसी जांच कर रही थी इन चीज़ों को लेकर, और कई जगह आईएम ने क्लेम भी किया कि ये उन्होंने मेल करके और मीडिया को बयान देके कि ये हमारा काम है। तो इंडियन मुजाहिदीन उस वक्त बहुत सुर्खियों में रहा करता था। तो जब गुजरात में ब्लास्ट हुआ अहमदाबाद में, तो जब उसकी जांच शुरू हुई तो गुजरात की लोकल पुलिस और एजेंसीज़ ने पता किया कि जिस कार के ज़रिए ब्लास्ट किया गया था वो कार एक टेनेंट का था, और उस टेनेंट के लैंडलॉर्ड तक पुलिस पहुंची, फिर उसके मोबाइल नंबर को खंगाला गया, कॉल डिटेल्स निकाले गए। तो तमाम चीज़ों की जांच चल रही थी, तभी पता चला कि जिस दिन अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था 5 ऐसे फ़ोन नंबर थे जो सस्पेक्टेड थे, और उन 5 नंबर की जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें से 3 कॉल यूपी में किए गए थे, और उन यूपी में जो कॉल किए गए फिर वहाँ से उसके बाद जो एक कॉल किया गया था वो जामिया नगर, दिल्ली जामिया नगर, जहाँ पे बाटला हाउस जिस इलाके के अंदर आता है। तो वहाँ से एक लीड मिलती है। उसके बाद जो अहमदाबाद में कार जहाँ पे टेनेंट ने बताया उसने एक हुलिया बताया, और वो हुलिया ये था, उसकी पहचान, बाकी जो उसने चेहरा बताया वो तो अलग था। वो ये था कि उस शख्स के आगे के 2 दांत नहीं है, टूटे हुए, ये 2 दांत हैं नहीं, ये उसकी पहचान थी, बाकी उसकी कोई तस्वीर और कुछ नहीं, ये चश्मदीद ने बताया। तो अब 2 चीज़ें, एक कॉल का लोकेशन जामिया नगर, दूसरा ये कि एक बंदा है जिसके आगे के 2 दांत टूटे हुए, वो मास्टरमाइंड हो सकता है। ये 2 चीज़ें पुलिस इसको खंगाल रही थी। पर जामिया नगर के जो कॉल डिटेल था कि वहाँ पे ये कॉल किया गया था, उसको उस वक्त गुजरात पुलिस ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। और कुछ एक ये भी होती है राइवलरी कि जैसे दिल्ली में ब्लास्ट होता है या यूपी या महाराष्ट्र या गुजरात, तो जो हमारी पुलिस फोर्सेस होती कई बार कंपटीशन के चक्कर में ये कि इस केस को मैं क्रैक करूं, इस क्रिमिनल को मैं पकड़ूं, इस आतंकवादी को मैं पकड़ूं, इसके ऊपर इनाम है, इससे शाबाशी मिलेगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है पुलिस में, तो वो शेयर नहीं करते, बल्कि कई बार वो बिना इन्फॉर्मेशन के दूसरे स्टेट में घुस जाते हैं, दबिश भी डाल देते हैं, हालांकि ये इलीगल है। तो आपसी राइवलरी की वजह से जो स्टेट पुलिस एक दूसरे से वो लड़ाई लड़ती रही, कई बार होता है ऐसा। तो इस केस में भी ऐसे ही हो रहा था। तो ये जो नंबर था जामिया नगर का, इसको बहुत ज़्यादा उस वक्त, अगर उसी वक्त शायद ये करते, तो इसमें ये भी कहते हैं कि जो दिल्ली में 13 सितंबर को ब्लास्ट हुआ वो नहीं होता, लेकिन खैर लेट हो गया। तो अब पुलिस वो 2 दांत वालों की तो तलाश में लगी हुई है, लेकिन जामिया नगर के उस कॉल की डिटेल या उसको लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस नहीं किया। उनका फोकस यूपी की तरफ चला गया, क्योंकि कुछ नंबर यूपी के थे, आजमगढ़ के। इसी दौरान अब 13 सितंबर आता है और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होता है। अब दिल्ली पुलिस एक्टिव, जो तरीका था ब्लास्ट का, जिस तरीके के ब्लास्ट में जो विस्फोटक यूज़ किए गए थे वो सारे वैसे ही थे जो अहमदाबाद में हुए, जो जयपुर में हुआ, जो बेंगलोर में हुआ। तो ये इशारा कर रहा था कि ये एक ही ग्रुप का काम है, और वो बॉम्ब भी उसी तरीके से बनाए गए थे, उसका केमिकल और वो तमाम चीज़ें भी मैच कर रही थी। तो अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है एक, जो ख़ासतौर पे आतंकवादियों से जुड़ी हुई हरकतें या आतंकवादी चीज़ों के ऊपर ही काम करती है। तो यह मामला स्पेशल सेल, जब दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने इनपुट लेकर शुरू किया। तो उसी इनपुट के दौरान उन्हें ये 2 इन्फॉर्मेशन, अब उन्होंने उसको लिया कि गुजरात पुलिस के ज़रिए, कि एक तो ये था कि गुजरात में जब धमाके हुए तो एक कॉल जामिया नगर में गया था, दूसरा ये कि एक शख्स है जिसके 2 आगे के दांत टूटे हुए हैं, और ये था कि ये जो नंबर कॉल किया गया था, हो सकता है क्या तो जिसको कॉल किया गया वो मास्टरमाइंड है, या फिर ये जो दो दांत वाला ये मास्टरमाइंड है। तो इस 2 दांत वाले को ढूंढने के लिए जामिया नगर के उस कॉल के लोकेशन पे जहाँ कॉल गया था वहाँ अगर पहुँचते हैं तो हम उस 2 दांत वाले तक पहुँच सकते हैं, और ये सारे केस सॉल्व हो जाएंगे जो ब्लास्ट हाल में हुए हैं तमाम अलग अलग शहरों में। इसके ऊपर स्पेशल सेल अपने मुखबिर और उन तमाम लोगों से जानकारी इकट्ठा करती रहती है। पुलिस पे प्रेशर भी है केस सॉल्व करने का। दिल्ली में चूँकि 5 सीरियल ब्लास्ट हुए एक साथ, तो 13 को ब्लास्ट होता, 14-15 ये सारे फ़ोन सर्विलांस सारी चीज़ें लगा के रखते हैं, ट्राई करते रहते हैं। फिर इन्हें उसी कॉल डिटेल से, वो चूँकि नंबर भी मिल चुका था, तो ये होता है कि हाँ, ये जो जामिया नगर है वहाँ पे बाटला हाउस में इस नंबर का लोकेशन पता चलता है, और पहली बार उन्हें पता चलता है कि
बाटला हाउस में एक L18, L फॉर लंदन, L18 नंबर का एक मकान है, 4 मंजिला। उसकी चौथी मंजिल पे कुछ लड़के रहते हैं। अब पुलिस ने अपने लोकल इंटेलिजेंस, लोकल मुखबिर, उन लोगों से ही पता किया, तो पता चला कि बाकी फ्लैट में तो फैमिली रहती है, चौथी मंजिल के 2 कमरों में 6 लड़के रहते हैं। और वो 6 के 6 आजमगढ़ से हैं, जामिया में पढ़ने के लिए आए हैं। कोई जामिया में पढ़ाई कर चुका है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और ये सारे 18 से 24 साल के दरमियान। तो पुलिस को ये पता चलता है 6 लड़के। तो अब ये होता है कि पूरी बाकी जगह फैमिली और इस बिल्डिंग में सिर्फ ये 6, तो पहला ये होता है कि चूँकि 6 अकेले लड़के हैं, बैचलर हैं, हो सकता है ये IM से जुड़े हुए हों। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद और उस फ़ोन नंबर का लोकेशन को कंफर्म होने के बाद स्पेशल सेल ये प्लान करती है कि चलते हैं और उस बिल्डिंग को खंगालते हैं और इन 6 लड़कों को से मिलते हैं और देखते हैं कि क्या पता उनमें से कोई है कि नहीं। 7 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 7 लोग, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा लीड करते हैं, बाकी सब इंस्पेक्टर होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। ये लोग सुबह सुबह जामिया नगर बाटला हाउस पहुंचते हैं। अब ये था कि वो जो पूरा जामिया नगर है, जो ओखला का एरिया, वो बहुत ही कंजस्टेड है। घर एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि आप छत होते हुए आप 1-2 किलोमीटर तक चले जा सकते हैं, एक दूसरे की छत को आप टापते हुए और बेहद कंजस्टेड। ऐसी है कि आप गाड़ियाँ नहीं जा सकती, सिर्फ 2 व्हीलर जा सकता है, और लोग सारे आते जाते रहते हैं। तो मतलब ऑपरेशन करने के लिए वो बहुत ही मुश्किल जगह, और जामिया यूनिवर्सिटी के वो इर्द गिर्द है बिल्कुल। तो अब ये 7 पुलिस वाले सुबह सुबह सादी वर्दी में, स्पेशल सेल के लोग जनरली सादी वर्दी में होते हैं, तो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की अगुवाई में वहाँ पहुँचते हैं। पहले ये लोग सारे बिल्डिंग के आगे पीछे से मुआयना कर लेते हैं। तो बिल्डिंग का सिर्फ एक फ्रंट हिस्सा और एक बैक का हिस्सा है, बाकी और मकानों से वो बिल्कुल चिपका हुआ, घिरा हुआ है। उस बिल्डिंग का जाने का और आने का एक ही रास्ता है, एक सीढ़ी है जो ऊपर की फ्लोर तक जाती है। बैक साइड में छत है और दीवार है, और फिर बैक साइड में भी घर है, लेकिन बैक साइड से कोई एंट्री या एग्ज़िट नहीं है, आना जाना मतलब एक ही तरफ से। तो एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, वो कोट पैंट टाई पहने होता है, उसको जानबूझ के पहनाया जाता है, उसको एक रोल दिया गया था। वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल में था कि मैं वोडाफोन कंपनी से आया हूं और वोडाफोन के ये ऑफ़र हैं और आप कनेक्शन और ये उसके लिए, जैसे जनरली हमारे आपके घर में लोग आते हैं। तो ये था कि पहले ये शख्स जाएगा वोडाफोन का एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर, और ये चेक करेगा कि उस कमरे में कितने लोग हैं, क्या क्या है, जो भी एक झलक में आप देख सकते हैं। फिर वो इशारा देगा और उसके बाद बाकी पुलिस की टीम दबिश डालेगी। तो सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास 19 सितंबर 2008, उस दिन फ्राइडे यानी जुमा का दिन था, ये धर्मेंद्र कुमार SI चौथी मंजिल पे पहुंचता है, दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करने के बाद दरवाज़ा खुलता है, ये बताता है मैं वोडाफोन से हूँ। वो लड़के उसको फिर मना कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और ये उतनी देर में उनको ताड़ लेता। तो तब तक इसको 4 लड़के दिखाई देते हैं। उसका वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, SI धर्मेंद्र कुमार इशारा करते हैं अपनी बाकी टीम को। इसके बाद अचानक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और उनकी टीम अब ऊपर चढ़ती है। सितंबर के महीने में भी दिल्ली में जनरली गर्मी होती है, मौसम ठंडा नहीं होता है, और उस दिन बहुत गर्मी थी। इसका मुझे भी एहसास है क्योंकि मैं लगभग 12 बजे से बाटला हाउस में था रात तक, तो हम लोग भी पसीने पसीने हो रहे थे। तो उस दिन भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जनरली ऐसे ऑपरेशन के वक्त ख़ास ट्रेनिंग होती है स्पेशल सेल के लोगों को, और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट उस दिन इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने या उनकी टीम में से किसी ने नहीं पहनी थी। बाद में पुलिस ने बताया था उसकी 2 वजह, एक गर्मी थी, लेकिन गर्मी से भी बड़ी वजह जो थी वो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जो टिप ऑफ था वो सिर्फ इतना था कि वो उसको उस घर में जाना है, और एक 2 दांत वाला, जिसके आगे के 2 दांत नहीं, उस शख्स को देखना, अगर होगा तो उठा के ले आएंगे, और ये भी पता नहीं कि वो 2 दांत वाला है कौन।
इंडियन मुजाहिदीन का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता है, सरगना है, बॉम्बर है, क्या नहीं। बट जो अंदर की बात थी वो ये थी कि स्पेशल सेल को सिर्फ इतना था कि चलो चल के देखते हैं वहाँ पे, उनमें से किसी एक को उठाते हैं, उसके बाद हम बाकी के बारे में पता करेंगे कि वो 2 दांत वाला कौन है या बाकी ब्लास्ट में कौन है, 13 सितंबर को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बारे में क्या जानते हैं। तो एक मतलब जो रूटीन वो होता है कि वो सोच कर ये 7 लोग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के और ये वहाँ पहुँच गए थे। और इन्होंने लोकल पुलिस को भी, लोकल पुलिस वहाँ पे जामिया नगर थाना आता है, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उसकी वजह ये थी कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के दिमाग में यही था कि ये एक 5-6 नॉर्मल लड़के यहाँ पे रह रहे हैं, इनसे चल के थोड़ा हड़काएंगे, इनसे पूछेंगे, अगर इनको कुछ पता होगा तो बताएंगे। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई थी। तो जब एसआई जो वोडाफोन का नुमाइंदा बन के ऊपर गया था, उसने कंफर्म किया कि अंदर लड़के हैं। तो जब ये पता चला कि लड़के हैं तो ये सारे लोग, अच्छा वो तब तक वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। तो सबसे आगे एज ए लीडर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, उनके पीछे हेड कांस्टेबल बलविंदर और बाकी के लोग पीछे, और वो जो एसआई धर्मेंद्र था वो भी अपना काम करके पीछे हो गया था। तो ये सबसे लीड कर रहे थे। आगे थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलविंदर। ये सीधे 4थी मंजिल पे पहुंचते हैं बाटला हाउस L18 नंबर मकान के, और सीधे दरवाजे को फिर से नॉक करते हैं। बट इस बार दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि सीधे अंदर से फायरिंग की आवाज़ आती है। दरवाजे को चीरते हुए फिर गोली निकलती है। इधर से फिर घबराहट में अचानक क्रॉस फायर होता है। अब गोली की जब आवाज़ सुनती है तो बाकी पुलिस वाले सीढ़ी पे खड़े हुए थे अलग अलग, 3री मंजिल पे, 2री पे, 1-2 नीचे थे कि अगर कोई भागेगा तो देखेंगे। एक पीछे भी था कि अगर पीछे से, हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पीछे की तरफ कुछ होता है तो वो संभालेगा। लेकिन वो जो अचानक गोली चलती है तो उसमें से 2 गोली इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को लगती है। एक उनके लेफ्ट कंधे पे और एक राइट पेट के पास, मतलब इस तरफ। जो पेट पे गोली लगी थी ये हिप के ज़रिए बाहर निकल गई थी, और एक लेफ्ट शोल्डर पे गोली लगी थी। तो वो अचानक पैनिक मच जाता है, और एक गोली उधर जो हेड कांस्टेबल बलविंदर थे उनको लगती है। अब ये भी अंधाधुंध गोली चलाते हैं, फिर बाकी टीम पहुंच जाती है, फिर क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हो जाता है। इस बीच में मोहन चंद शर्मा जो कि लगभग गिर गए थे, उनको उठा के नीचे लाया जाता है। फिर एक लोकल और एक जो वोडाफोन का नुमाइंदा बन के गया था वो, ये दोनों कंधे पे, दोनों तरफ से कंधा पकड़कर, और मोहन चंद शर्मा को गली से, चूँकि गली में गाड़ी आ नहीं सकती थी, उसको गली से मेन रोड तक लेकर आते हैं मोहन चंद शर्मा को। फिर उनको गाड़ी में बैठाते हैं और नज़दीक के होली फैमिली हॉस्पिटल उधर ले जाते हैं। इधर शूट आउट जारी है लगातार, करीब आधा घंटा से 40 मिनट तक गोली चलती है। तब तक अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो है वो सारे तो जो नीचे पुलिस वाले हैं वो सबको चीख चीख के कहते हैं कि कोई भी इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर रहो, फायरिंग चल रही है। तब तक ये पैनिक और ये बाकी अफवाहें भी उड़ जाती हैं कि अंदर आतंकवादी हैं। खैर 30-40 मिनट के बाद जब ये गोलीबारी शांत हो जाती है तो उस फ्लैट के एक रूम से 2 लाशें मिलती हैं, बाद में जिनकी शिनाख्त होती है, एक मोहम्मद आतिफ अमीन और एक साजिद, और ये दोनों आजमगढ़ के रहने वाले। 2 लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें से एक था मोहम्मद सैफ और एक जीशान। एक के बारे में कहते हैं कि वो भाग गया, लेकिन वो आज तक रहस्य कि कैसे भागा, क्योंकि जिधर से भागने का रास्ता है उधर पुलिस खड़ी हुई है, सीढ़ी एक, दरवाज़ा एक, पीछे से भागना नामुमकिन। और ये मैंने खुद भी जाकर देखा है जब। तो खैर 2 ये हो चुकी थी। उधर होली फैमिली ले जाते ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के बारे में फिर खबर आती है कि वो नहीं रहे, उनकी भी मौत हो गई। और जो हेड कांस्टेबल बलविंदर है वो ख़तरे से बाहर रहते हैं, उनको मतलब गोली छू के निकली थी। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद मीडिया को खबर मिलती है, फिर हम सब पहुंचते हैं। अच्छा, फ्राइडे का दिन पूरे ओखला में एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू हो गया था। लोग गुस्से में थे कि पहले तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि चूँकि स्पेशल सेल के लोग सादी वर्दी में होते हैं कि ये पुलिस वाले हैं या आतंकवादी हैं, मतलब घर के अंदर आतंकवादी या बाहर से आतंकवादी ने हमला किया। काफ़ी देर तक तो इसी को लेकर कन्फ्यूज़न था। लेकिन खैर फिर पूरी पुलिस फोर्स आती है, सारे बड़े अफसर वहाँ पहुँचते हैं, कमिश्नर से लेकर तमाम लोग। तब डडवाल साहब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, और वो सारे लोग पहुँचते हैं, और फिर उधर लोग भी गुस्से में होते हैं। तो मामला बहुत ही गर्म था और बहुत ही सेंसिटिव। इवन मीडिया को लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भगाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को देख के गुस्सा करते हैं। तो मैं किसी तरीके से
अपने कुछ सोर्सेस, कुछ जानने वाले वहाँ रहते थे, उनके ज़रिए अब उस बिल्डिंग में तो नहीं, लेकिन उस बिल्डिंग के ठीक सामने उसी हाइट की सेम 4th फ्लोर की बिल्डिंग पे तक मैं पहुँच जाता हूँ, जिससे मेरा मुश्किल से 10 फीट का गैप होगा। और वहाँ से पहली बार मैं वो पूरा सीन ऑफ क्राइम देखता हूँ। वो कमरा जिसमें गोलीबारी हुई थी, वो सारी चीज़ें, गमले टूटे पड़े हुए थे छत पे, वहाँ पे जो कई गमले थे वो अफरा तफरी में टूटे होंगे। तो वो सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद फिर पुलिस की अपनी जांच शुरू हुई, फिर तमाम उंगलियां उठनी शुरू हुई। इसी बीच पता चला कि जो दिल्ली पुलिस ढूंढ रही कुछ और लोगों को, तो उनमें से एक कोई उसी दिन एक एग्ज़ाम दे रहा था। अच्छा, पुलिस का ये कहना था कि कुछ लोग भागे हैं, पहले तो 5 और 6 लोग थे, या 6 या 5 थे, इसको कन्फ्यूज़न था, लेकिन सारी चीज़ें थी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उस लड़के का, हालांकि वो नाम बाद में सब क्लियर हो गया था। इस ऑपरेशन के बाद अब पुलिस ये है कि इसके जाहिर सी बात है कि मकान मालिक और तमाम लोगों से पता चल जाता कौन कौन रहता है, कितने रहते हैं। तो पता चला कि 8,000 रुपये किराए में ये 2 कमरे लिए गए थे, और 8,000 रुपये ये 6 लड़के बराबर बराबर बांट के देते थे हर महीने। और आतिफ जो था, मोहम्मद आतिफ, वो इनका सबसे सीनियर था। आतिफ पहले से रहता था, 5 लड़के बाद में वहाँ आकर रह रहे थे, और पाँचों एक ही आजमगढ़ के संजरपुर गाँव के लड़के थे। और आतिफ पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था शुरू से, बहुत सीरियस रहता था। तो उसके घर वाले, जो बाकी 5 बच्चे थे, उनके घर वालों ने भी कहा कि उसके निगरानी में वो सही पड़ेगा, तो वो यहाँ चलाया। लेकिन किसी के घर वालों को कुछ पता नहीं था कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। तब उसमें से पुलिस को बाकी पता चला, तो एक मिसिंग था, अब वो भागा हुआ है। तब हमारा दफ्तर, जो आज तक का दफ्तर था, वो वीडियोकॉन टावर में हुआ करता था, झंडे वाला, करोल बाग से जस्ट पहले। तो नेक्स्ट डे फ़ोन आता है हम लोग के पास कि वो अपना नाम नहीं बताता, बोलता है कि मिलना है और अर्जेंट मिलना है, वरना अगर नहीं मिलेंगे तो पुलिस हमारा इनकाउंटर कर देगी। तो हम लोग पता करते हैं क्या हुआ। तो पता चला कि उस L18 मकान में जो आतिफ और इन साहब के साथ रहने वाले में से वो लड़का एक वो भी था। तो जब हम लोगों को पता चलता है, तो हम पहला उसको मशवरा ये देते हैं कि भैया तुम सरेंडर करो जाकर। तो बोला नहीं, मैं सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पुलिस इनकाउंटर दिखा देगी या मार देगी। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन मीडिया के कैमरे पे। तो उस वक्त 1-2 ऐसे केसेस हुए थे। एक श्रीनगर में हमारे स्टूडियो में एक बंदा था जिसने आके सरेंडर किया था सिर्फ जान बचाने के लिए। 1-2 और यूपी में ऐसा हुआ था। तो फिर उसने कहा कि हमें पुलिस को ही सरेंडर करना है, लेकिन मीडिया के कैमरे पे, ताकि कम से कम आप लोगों के सामने हमें, अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमारी जान की सलामती रहेगी। तो हमने कहा कि उससे कहा ठीक है आप आ जाओ। तो वो वीडियोकॉन टावर आता है नीचे, हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लोकल पुलिस को, वहाँ की जो लोकल पुलिस स्टेशन था वो पहाड़गंज लगता है। तो वहाँ के SHO को फ़ोन किया, आया, हमने कैमरे पर बाकायदा शूट किया, और फिर पुलिस उसको लेकर चली गई। तो ये उस कहानी का एक पार्ट था जो उसमें रहता था लड़का। हालांकि बाद में वो साबित हो गया कि वो उस दिन एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे नहीं था, और उसका कोई लिंक नहीं था, लेना देना नहीं था, इसलिए वो इस केस से बरी भी हो गया। इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो खैर ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जाँच वाँच होती है, तो पता चलता है कि जो 2 लोग मारे गए थे, आतिफ और साजिद, उसमें से आतिफ, मोहम्मद आतिफ अमीन पूरा नाम है उसका, वो मेन इंडियन मुजाहिदीन का बॉम्बर था, बॉम्ब बनाने का माहिर। और दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, 2005 से लेके 2006 से लेके 2008 तक ज़्यादातर जो ब्लास्ट हुए, उसमें मेन बॉम्ब बनाने का माहिर मोहम्मद आतिफ ही था, जो पुलिस की गोली से मारा गया, और उसके साथ साजिद मारा गया। और जिस 2 दांत वालों की बात कर रहा था मैं, जिसके लिए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गए थे ढूंढने के लिए, उसका बाद में पता चला नाम बशीर है। हालांकि वो बाद में पकड़ा गया, लेकिन वहाँ से नहीं, वो कहीं और से। तो आतिफ मेन था जो मारा गया, उसके साथ साजिद मारा गया, बाद में 2 और, एक मोहम्मद सैफ और एक जीशान, वो पकड़े गए। एक के बारे में जो पुलिस ने कहा था कि साजिद एक और है जो भाग गया, बाद में उसके बारे में अभी 2017 में खबर आई कि वो इंडिया से फिर भाग के उसने IAS ज्वाइन किया था, और सीरिया में, या कहीं वो सीरिया में ही वो मारा गया फोर्सेस के हाथों। तो अब इस एनकाउंटर के बाद अगले कई दिनों तक बड़े हंगामे हुए, लोकल लोग गुस्से में थे, फिर इसमें पॉलिटिक्स घुस आई, तमाम नेता भी कहने लगे कि ये फर्जी है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने NHRC को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इन्वेस्टिगेट करे और अपनी रिपोर्ट दे 2 महीने के अंदर अंदर कि ये इनकाउंटर फर्जी था या असली था। अब NHRC ने अपनी पूरी जांच की, उसके बाद 2 महीने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में NHRC ने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में
दो चीज़ों को सामने रखते हुए जो फैसला दिया गया वो ये था कि एक, इसमें ये चीज़ उठी थी कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा किसी और की गोली से नहीं मारे गए बल्कि पुलिस की ही गोली से मारे गए, और पुलिस के दो खेमे थे और एक ग्रुप ने उनको जानबूझ के और इस फर्जी इनकाउंटर को सही दिखाने के लिए कि देखो हमारा आदमी भी मारा गया और वो गोली मार दी। तो ये सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम था दिल्ली पुलिस पर। तो इसी NHRC ने जब जांच की तो उस जांच में पाया गया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर था और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता था, कि एक गोली जो लगी थी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को वो लेफ़्ट शोल्डर पे लगी थी, और वो गोली का एग्ज़िट पॉइंट जो था वो सामने से था, मतलब फेस की तरफ से आपको सामने से लगी है। एंट्री पॉइंट, सॉरी, लगने की एंट्री पॉइंट, और एग्ज़िट पॉइंट बैक की तरफ था। जो दूसरी गोली लगी उनके पेट के दाहिने तरफ, पेट के निचले हिस्से में, उसकी भी एंट्री पॉइंट सामने से थी और एग्ज़िट पीछे हिप से निकला था। तो ये गोली का लगना ये बता रहा था कि गोली पीछे से नहीं मारी गई, जबकि शुरुआत में आई थी कि उनको धोखे से मारा गया और पीछे से गोली मारी गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और फिर NHRC की अपनी फाइंडिंग्स, उसने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ये गोली, दोनों जो गोली लगी थी दोनों सामने से लगी थी, और जिस जगह पे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लगी थी, जहाँ पे वो थे, वो बड़ा संकरा एरिया है, वो फ्लोर दरवाजे के बाहर, वहाँ पे वो सबसे आगे थे। तो अगर उनको साजिश के तहत गोली मारी गई तो गोली पीछे से मारी जाती, न कि आगे से, और आगे से जगह थी नहीं। तो आगे से कौन मार सकता था? तो सिर्फ वो जो उस कमरे के अंदर लोग थे, वो निशाना लगाते तो सीधे सामने की तरफ आती। पीछे से अगर गोली चलती तो उन्हें पीछे की तरफ से आती। एंट्री पॉइंट पीछे होता, एग्जिट पॉइंट आगे होता, मतलब गोली लगती पीछे से, निकलती आगे से। लेकिन यहाँ उल्टा था, लगी आगे से, निकली पीछे से। इसका मतलब है कि पीछे से कोई उनके ऊपर कोई वार नहीं किया गया। और NHRC ने इसी बिना पे कहा कि ये, और जो वहाँ पे मारे गए आतिफ का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ उसके रिश्ते थे, और जिस एक बाने के मैंने आपको बताया कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था उसको बरी भी कर दिया गया। लेकिन ये था कि इन लोगों के घर वालों को भी पता नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं। तो NHRC ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये कहा कि ये जेन्युइन एनकाउंटर था और इसमें कोई साजिश नहीं थी, और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत भी एक हादसा था जो आतंकवादियों की गोली से लगा। अपने टीम के लोगों ने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिर इस NHRC की रिपोर्ट को माना और उसके बाद कहा कि इस एनकाउंटर को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी NHRC की इसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और माना, और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत को ये बताया कि ये जो गोली आई थी वो आतंकवादियों की तरफ से आई थी, जो आतिफ एंड कंपनी। तो उसके बाद इस सवाल पे फिर बहस जो है वो रुक गई, वरना बहुत सारी इस पे उंगलियां उठी थी। अब क्या होता है कि ये सारा केस हो गया, फिर उसमें जो दो पकड़े गए थे और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत और इन सारों को लेके सेक्शन अलग अलग होता, मुकदमा चल रहा है। 19 सितंबर 2008 की ये घटना थी, बाटला हाउस एनकाउंटर। 2 साल के बाद, ठीक 2 साल बाद 19 सितंबर 2010 आता है, और 2010 को 19 सितंबर को जामा मस्जिद पे मोटरसाइकिल पे सवार 2 लड़के आते हैं, हेलमेट पहने हुए थे, और जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास, अक्सर जामा मस्जिद लाल किला यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं देखने के लिए, तो वो एक विदेशी टूरिस्ट थे, उसमें ज़्यादातर जापानी और ताइवान के टूरिस्ट थे। तो 19 सितंबर 2010 को वो टूरिस्ट जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पे पहुँचते हैं सुबह सुबह, करीब 10 साढ़े 10 का वक्त था। उसी वक्त मोटरसाइकिल से 2 लोग आते हैं और उसका अंधाधुन वो बस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो मोटरसाइकिल पे ही भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। उसमें 2 ताइवानी जो टूरिस्ट थे वो घायल हो जाता है, जान किसी की नहीं जाती है। तो जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो हम लोग फिर वहाँ करीब 11 बजे तक जामा मस्जिद स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। मैं और मेरी उस दिन पूरी क्राइम टीम, इसलिए कि जामा मस्जिद के बाहर अटैक हुआ और ये बड़ा था। फिर एक ये भी होता है कि एक अटैक के बाद कई चीज़ें होती हैं। उस वक्त ये हो गया था, एक ट्रेंड चल गया था कि एक बम फटेगा तो थोड़ा वेट करो 5 मिनट का, दूसरी की खबर आ जाएगी। मुंबई में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, बेंगलोर में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ, अहमदाबाद में भी हुआ। तो हम लोगों को यही डर था कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो खैर वहाँ पहुँचते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तब तक वो भी आ जाती है, लाइव वाइव सारा चल रहा होता है। उसके बाद हम करीब 6, 8 या 10 रिपोर्टर, जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के बाहर ही एक चौकी है, उस चौकी के पास गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती हैं। हम लोग एक कार का टेक लेकर चुके, खड़े खड़े, और कई बार होता है आप अपना आराम से थोड़ा खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग टेक लेकर खड़े हुए,
कुछ वहीं पे खड़े सिगरेट पी रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अपना शूट देख रहे हैं, कुछ भेजना है क्या बात कर रहे हैं, कुछ फ़ोनों दे रहे हैं वहीं पे फ़ोन पे। मुझे याद है कि मैं और मेरे साथ जो 2-3 रिपोर्टर थे, अनुज मिश्रा, तंसीम हैदर, सुप्रतीम बनर्जी, उसी गाड़ी पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं और बाकी प्लान भी कर रहे हैं कि आगे का शो कितने बजे, किसका लाइव क्या है, फीड क्या गई है कि नहीं गई है। तो उस गाड़ी के पास हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटा, जब भी वो मिलता, चूँकि वहाँ पे छाँव थोड़ा सा था और पेड़ की वजह से, तो हम ऐसी जगह पे पहुँच जाते। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग हमेशा उसी गाड़ी के पास टेक लगाए खड़े हो जाते थे। इसके बाद करीब 1-1.5 बज रहा था, मुझे लाइव पे बुला लिया गया। मैं लाइव पे खड़ा हुआ था और मैं लाइव चैट दे रहा था, और लाइव चैट के दौरान अचानक कैमरामैन मुझे इशारा करता है पैनिक के पीछे से कुछ धुआं बहुत तेज़ी से उठ रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में कई बार आदमी घबराता भी है, तो मैंने भी पलट के देखा, बहुत तेज़ी से धुआं उठ रहा था। तो फिर कुछ शोर आता है तो पता चलता है कि जिस गाड़ी के पास हम लोग खड़े हुए थे उसी गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब सारे भागते हैं, मीडिया वाले भी शूट वूट कर रहे हैं अपना कैमरे से, हमारे भी जो रिपोर्टर थे उसी की तरफ भागते हैं। उसके बाद खैर पुलिस आती है। अब जब गाड़ी खोलती है तो एक तो पता चलता है वो गाड़ी लावारिस है, कोई वहाँ पे था ही नहीं, और उसी के अंदर कुछ वायरिंग में कुछ वो हो गई थी जिसकी वजह से आग लग गई थी। तो गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता और खोला जाता, अंदर एक टिफ़िन बॉक्स था। अब टिफ़िन बॉक्स देखते ही लोकल पुलिस घबरा जाती है, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स में भी बहुत धमाके हुए हैं। फ़ौरन बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता, बॉम्ब स्क्वाड आती है वहाँ पे। उसके बाद उस टिफ़िन को खोला जाता, पता चलता है कि उसमें टाइमर बॉम्ब था। जिस गाड़ी के पास हम लोग 11 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक 2 घंटा मान लीजिए खड़े हुए थे। और सबसे जो ख़तरनाक बात थी वो क्या थी, ये बाद में पता चला, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उस टाइमर में ठीक 11:37 का टाइम फिक्स था, सुबह के 11:37 का। इत्तेफाक से वो टाइमर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, वायरिंग कुछ गड़बड़ हो गई और वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो ब्लास्ट होता तो आसपास में न मालूम कितने लोग मारे जाते, और शायद उसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट होते, ख़ासतौर पे क्राइम रिपोर्टर, और दिल्ली का कोई भी ऐसा क्राइम रिपोर्टर नहीं था जो उस दिन मौके पे मौजूद नहीं था। और मुझे इसलिए भी वो दिन याद रहेगा हमेशा कि उसी दिन हम लोगों का अप्रेज़ल हुआ था। अप्रेज़ल मतलब साल में जो लेटर मिलता है, किसको प्रमोशन मिला, किसके कितने पैसे बढ़े, किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। तो हमारे 2-3 रिपोर्टर बड़े उदास थे उस दिन, और वो अप्रेज़ल जो है सबका फ़ोन से पता चल जाता था कि किसका क्या हुआ है, तो कई उदास थे। और हम ये भी बात करते कि ठीक है, यहाँ से ऑफिस जब जाएंगे तब बॉस से बात करेंगे। तो एक तरफ वो था, दूसरी तरफ अचानक जब ये पता चला कि ये टाइमर, हम उस कार के पास अप्रेज़ल की ही बात कर रहे थे, और उसमें से 1-2 बेचारे, 2 नहीं 3 उदास थे। जिनका प्रमोशन हुआ सब खुश थे। अब मैं एज ए बॉस उन लोगों को सांत्वना दे रहा था, उसके जो अच्छा गया था उनको बधाई दे रहा था, जिनका नहीं हुआ उनको कह रहा था चिंता मत करो, अगले साल कर हो जाएगा। और उसी गाड़ी से धुआं निकलता और फिर उसी गाड़ी से टिफ़िन बॉक्स निकलता, और पता चलता है कि इसमें बॉम्ब था और अमोनियम नाइट्रेट, बड़ी डेंजरस उस वक्त चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें पता चलती है फॉरेंसिक से। और टाइमर में जो टाइम फिक्स था ब्लास्ट होने का वो 11:37 था। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि बाटला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ था, तो आतंकवादियों ने, इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने उस इनकाउंटर का जो फिक्स किया था कि शायद मोहम्मद आतिफ, अमीन और साजिद के जो मरने का टाइम था वो यही था, उसी वक्त गोली उसी के आसपास लगी थी। तो वो 11:37 पर 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस इनकाउंटर का वक्त मानते हैं इंडियन मुजाहिदीन के लोग। और सेम उसका बदला लेने के लिए दूसरी बरसी 2 साल बाद 11:37 19 सितंबर का ही डेट चुनते हैं और जामा मस्जिद के बाहर एक कार में बॉम्ब रखते हैं जिसमें टाइम था 11:37, और इत्तेफाक से वो फटता नहीं है। तो ये 2 साल बाटला हाउस इनकाउंटर के होने पर इंडियन मुजाहिदीन ने प्लान किया था ब्लास्ट करने का, जो ऊपर वाले के करम से हुआ नहीं, गलत तार या जो भी आप कहें, और हम लोगों की खुशनसीबी थी कि वो फटा नहीं, वरना शायद आज मैं आपके सामने बैठ के ये कहानी भी ना सुना रहा होता, बल्कि मेरी कहानी कहीं और से कोई और सुना रहा होता। तो ये हुआ था। तो टोटल बाटला हाउस इनकाउंटर, उससे जुड़ी हुई 2 साल के बाद की ये घटना, और बाटला हाउस को लेकर तमाम सवाल जवाब। या अब बात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक जांबाज होनहार अफसर थे। एसीपी राजवीर, उनकी भी मौत हो चुकी है, उनका आपसी रंजिश में उनका कत्ल हो गया था। वो उनकी टीम में थे। 1989 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, और 95 में एक रणपाल गुज्जर, दिल्ली का बहुत बड़ा, दिल्ली हरियाणा यहाँ पे उसका बड़ा रोल था, बहुत ज़्यादा नाम था उसका, खूंखार था क्रिमिनल।
उस पर 3 लाख का इनाम था, उसका एनकाउंटर किया था इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने स्पेशल सेल की बाकी टीम के साथ। कुल मिला के करीब 60 एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शामिल रहे थे, जो राजवीर और उनकी टीम ने किया था, और राजवीर की टीम के ये परमानेंट मेंबर थे। तो रनपाल का जब एनकाउंटर किया था तो सब इंस्पेक्टर ये बहाल हुए थे 1989 में, और 1995 में इस इनकाउंटर के लिए उन्हें सीधे प्रमोशन देके इंस्पेक्टर बना दिया गया था। तब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार हुआ करते थे, जो बाद में एनएसजी के भी डायरेक्टर बने, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के वो बेटे भी हैं और दिल्ली पुलिस में कमिश्नर रहे थे। तो करीब 60 इनकाउंटर में रोल रहा था इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का, और पार्लियामेंट अटैक की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी टीम के भी हिस्सा थे, होनहार अफसर थे। लेकिन थोड़ी सी नादानी और थोड़ी सी पूरी जानकारी की कमी, उस वजह से शायद उनकी जान चली गई और दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा अफसर खो दिया।